फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सब गणित सीखेगा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए फिजिक्स के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। अभी तक मैंने पार्ट 5 अपलोड कर दिया है, 1 2 3 4 5। आपने अभी तक 1 2 3 4 5 पार्ट्स को नहीं देखा है तो मेरे जाके प्लेलिस्ट पे पहले उन 5 वीडियो को देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको कुछ भी फ़ायदा हो पा रहा है तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए। चलिए, आज का टॉपिक है प्रकाश। आज हम इस प्रकाश को पढ़ते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता रहता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है। प्रकाश का ज्ञान हमें अपने आँखों द्वारा प्राप्त होता है। मेनली आपको याद ये रखना है कि जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है वो 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ, वो 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। आगे देखते हैं। सन 1637 ईस्वी में दकार्ते ने प्रकाश के कणिका मॉडल प्रस्तुत किया। कहेगा प्रकाश का जो कणिका मॉडल है, प्रकाश का जो कणिका मॉडल है वो किसने प्रस्तुत किया? तो दकार्ते ने। कब किया? 1637 में। 1637 ईस्वी में दकार्ते ने प्रकाश के कणिका मॉडल को प्रस्तुत किया और इसके साथ ही जो स्नेल का नियम था उसको व्युत्क्रम किया। स्नेल का नियम मतलब साइन आई बटे साइन आर, आगे पढ़ेंगे उसे हम लोग। तो क्या हुआ? 1637 ईस्वी में दकार्ते ने प्रकाश का कणिका मॉडल दिया। तो प्रकाश का कणिका मॉडल जो है 1637 में दकार्ते ने दिया। इसके साथ जो स्नेल का नियम है उसको भी व्युत्पन्न किया। 1678 ईस्वी में एक डच वैज्ञानिक था जिसका नाम था क्रिस्टियन हाइगेंस। उन्होंने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। ये कई बार पूछा भी गया है कि प्रकाश का सिद्धांत, प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो वो जो है वो क्रिस्टियन हाइगेंस जो डच वैज्ञानिक था उन्होंने दिया था 1678 में। जब थॉमस यांग ने 1801 ईस्वी में अपना व्यतिकरण संबंधी प्रयोग किया तब यह निश्चित रूप से प्रमाणित हो गया कि वास्तव में प्रकाश की प्रकृति क्या है? तरंगवत है। तो थॉमस यंग नाम का वैज्ञानिक 1801 ईस्वी में अपना क्या किया? व्यतिकरण संबंधी एक प्रसिद्ध प्रयोग किया। तब जाके ये फिक्स हो गया या ये निश्चित हो गया कि वास्तव में प्रकाश जो है उसकी प्रकृति तरंगवत है। 1850 ईस्वी में फूको द्वारा किए गए प्रयोग द्वारा यह दर्शाया गया कि जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम है। 1850 में एक प्रयोग किया गया फूको के द्वारा। उन्होंने फूक करके बताया कि प्रकाश की चाल वायु में, कि जल में जो प्रकाश की चाल होगी वो वायु में प्रकाश की चाल से कम होगी। यानी जल में प्रकाश की चाल कम होगी, वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी। इस प्रकार तरंग मॉडल की प्रागुक्ति की पुष्टि किया उन्होंने। तरंग मॉडल की प्रागुक्ति की पुष्टि किया फूको ने। प्रकाश तरंगे निर्वात में कैसे संचरित हो सकती है इसकी व्याख्या जो है वो मैक्सवेल द्वारा प्रकाश संबंधी प्रसिद्ध विद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रस्तुत करने पर हो पाई। तो प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है उन्होंने क्या किया? कौन किया था प्रस्तुत? तो वो स्कॉटलैंड का था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने किया था। मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश तरंगे परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से संबंध रखती है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र समय तथा दिक् स्थान यानी आकाश में परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र समय तथा दिक् स्थान में परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में भी विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण कर सकते हैं। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत जो है वो प्रकाश के केवल कुछ ही गुणों की व्याख्या कर पाता है। जैसे प्रकाश का परावर्तन हुआ, प्रकाश का अपवर्तन हुआ, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन हुआ, प्रकाश का विवर्तन हुआ, प्रकाश का व्यतिकरण हुआ और प्रकाश का ध्रुवन हुआ। इन सब के अलावा प्रकाश की कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ है, कुछ और भी गुण है जो तरंग सिद्धांत जो है वो नहीं पूरा कर पाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अतः प्रकाश भी क्या है? अतः प्रकाश भी जो है वो एक अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है।
प्रकाश भी क्या है, अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। प्रकाश का ध्रुवन सिद्ध करता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश का ध्रुवन होगा, पोलराइजेशन होगा, लेकिन ध्वनि का, साउंड का ध्रुवन नहीं होता है। तो यांत्रिक और अयांत्रिक में सबसे बड़ा अंतर एक ये भी है, यानी अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है उसके अंदर ध्रुवन होती है, लेकिन अनुदैर्ध्य वाले में ध्रुवन नहीं होती है। प्रकाश के कुछ गुण ऐसे भी हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाती है, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन सिद्धांत जो है। प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन सिद्धांत जो है, इसकी व्याख्या जो है तरंग सिद्धांत नहीं कर पाती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत द्वारा किया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन सिद्धांत की जो व्याख्या है वो आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित किया गया जो प्रकाश का फोटोन सिद्धांत है उसके द्वारा किया जाता है। वास्तव में यह दोनों प्रभाव प्रकाश की कण प्रकृति को दिखाती है, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव और जो क्रॉम्पटन सिद्धांत है ये दोनों जो है वो क्या कर रहा है, प्रकाश के कण की प्रकृति को दिखाता है। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत, इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता रहता है, जिन्हें हम लोग फोटोन कहते हैं। आज प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग मानते हैं और कुछ घटनाओं में कण माना जाता है। इसी को हम लोग प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। कहेगा प्रकाश की दोहरी प्रकृति से आप क्या समझते हैं, तो प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग का मानना और कुछ घटनाओं में कण का मानना ही प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहलाती है। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने किया था। ये आपको याद रखना है कि प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने किया था 1676 ईस्वी में। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। कहता है प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। यानी जो प्रकाश की चाल होगी वो क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। अब लिखा हुआ यहाँ पे कि प्रकाश को सूरज से पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। प्रकाश को सूरज से पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है लुमिनस बॉडीज, यानी प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनके पास अपना प्रकाश होता है, यानी वो अपने प्रकाश से चमकते हैं, प्रकाशित होते हैं। जैसे सूरज, विद्युत का बल्ब, मोमबत्ती आदि, टॉर्च वगैरह, उन सब के पास अपना प्रकाश होता है, वो अपने प्रकाश से चमकते हैं। आगे देखिए, दूसरा होता है आपको नॉन लुमिनस बॉडीज, अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं उन वस्तुओं को कहा जाता है जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वो चमकने लगते हैं या दिखाई देने लगते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, टेबल, पेन, कॉपी, किताब आदि, ये सब क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। आगे होता है ट्रांसपेरेंट वस्तुएं, यानी पारदर्शक वस्तुएं। वे वस्तुएं जिन पे अगर आप प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पारदर्शक वस्तुएं। यानी आर पार हो जाएगा प्रकाश तो उसको बोलेंगे पारदर्शक वस्तुएं। जैसे कांच है, जल है, ये सब क्या है, पारदर्शक वस्तुएं हैं। आगे होता है अर्ध पारदर्शक वस्तुएं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन पर आप प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश का कुछ भाग तो ई पार से ऊपर हो जाएगा, लेकिन कुछ भाग जो है वो इधर ही रह जाएगा, यानी पूरा प्रकाश ई पार से ऊपर नहीं हो पाएगा। तो ऐसी वस्तु को हम लोग अर्ध पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज़, क्या है,
तेल लगा हुआ कागज़। आगे है ओपेक बॉडीज, अपारदर्शक वस्तुएं। अपार माने पारे नहीं करेगा वो, अपार पार करेगा ही नहीं। अपारदर्शक वस्तुएं वैसी वस्तुएं होती है जिन पर प्रकाश डाला जाए तो प्रकाश की किरणें पूरा इधर ही रह जाती है, आगे जा ही नहीं पाती है। यानी उस वस्तु को पार करके प्रकाश आगे की ओर नहीं जा पाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपारदर्शक वस्तुएं, जैसे धातु हुआ, लोहा हुआ इत्यादि, कोई भी धातु। अब है प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ से अब थोड़ा लफड़ा शुरू हो गया, ध्यान से यहाँ से समझेंगे। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन क्या है? डिफ्रैक्शन। प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। यानी जिस रास्ते से प्रकाश आ रही है उसके रास्ते में अगर आपने ओपेक अपारदर्शक वस्तुएं रख दिया है या कोई ऐसी वस्तु रख दिया है जिसको पार करके प्रकाश नहीं जा सकती है, तो उसके किनारों से मुड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, उसको बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। अब है प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से जाता है जिनमें बहुत सारे धूलकण होते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे पदार्थ मौजूद होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश क्या होता है? टकरा कर सभी दिशाओं में फैल जाता है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कहने का मतलब हुआ, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में जाता है जहाँ बहुत सारे धूलकण होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे वस्तुएं होती है, तो प्रकाश हर वस्तु पे पड़ के रिफ्लेक्ट हो करके अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। तो इसको हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। याद रखना ये कि बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और यही वजह है कि रेड लाइट में जो है हम लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा, वो ज़्यादा फैलेगा नहीं, तो आपको दूर से भी दिखाई पड़ेगा। आकाश का रंग नीला जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। आकाश का रंग नीला जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होते हैं। लेकिन आकाश गर्म होता था संवहन विधि द्वारा। याद है, पीछे पढ़े थे आप कि आकाश जो गर्म होता है संवहन विधि द्वारा, लेकिन आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यानी नीला रंग जो है वो ज़्यादा फैलता है हर जगह। अब है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश को आपने जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मारा, प्रकाश को आपने ए क्षेत्र से बी क्षेत्र में मारा और बी क्षेत्र पे कोई ठोस वस्तु रखा था जिससे लाइट टकराकर पुनः ए क्षेत्र में आ गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? परावर्तन। जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में पूरा लाइट जो है एक विशेष एंगल पे रिफ्लेक्ट होके आ गया वापस, उसको बोलते हैं परावर्तन। देखिए, परावर्तन और प्रकीर्णन में क्या अंतर है? प्रकीर्णन में तो विभिन्न पता नहीं किन किन दिशा में अलग अलग बिंदु से टकरा के अलग अलग दिशा में चला गया, लेकिन परावर्तन में क्या होगा? किसी एक प्लेन सतह से टकराकर सारे के सारे लाइट उसी दिशा में आ जाएगा जिस दिशा से आपने लाइट दिया था। लेकिन प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, इसको आप याद रखेंगे। परावर्तन के कितने नियम है? तो परावर्तन के दो नियम हैं। पहला है कि आपतित किरण, यानी जो किरण आ रही है आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होने चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये कोई सतह है, एक किरण इधर से आई और यहाँ पे ऐसा अभिलंब है, एक इधर को गई, सपोज कीजिए ऐसा, तो ये जो आने वाली लाइट हुई ये नॉर्मल हुआ और ये जाने वाला लाइट हुआ। ये तीनों जैसे मान लो मैंने मोबाइल के डिस्प्ले को सतह मान लिया, तो तीनों के तीनों इसी सतह पे होने चाहिए, इसी सतह पे, तीनों के तीनों इसी सतह पे होने चाहिए, एक ही सतह पे, ये कह रहा है। तो दूसरा बोला है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, यहाँ से किरणें आई तो यहाँ से अब ये किरणें क्या होगी? जाएगी भी, यहाँ से किरणें जाएगी भी ये। तो ये जिस एंगल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल खींचा, यहाँ पे मैंने क्या खींचा? एक नॉर्मल। तो यहाँ से अब जितने एंगल पे ये आई है, समझ में आ रहा है बात? जितने एंगल पे आई है
ये उतने एंगल पे ही जाएगी। और एंगल हमेशा जो बनाएगा नॉर्मल के साथ। एंगल हमेशा किसके साथ बनाना है? नॉर्मल के साथ। तो ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। जो आपतन कोण होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होगा। पहला नियम है परावर्तन का। और दूसरा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। अब है समतल दर्पण से परावर्तन। समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनाता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। अगर वस्तु दर्पण के सामने 10 मीटर की दूरी पर है तो दर्पण के पीछे आपको वस्तु भी 10 मीटर की दूरी पर दिखाई पड़ेगी। और यह प्रतिबिंब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आपको क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और पार्श्व लिटरल इन्वर्स बनेगा, पार्श्व उल्टा बनेगा। तो समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और पार्श्व उल्टा बनता है। यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर आ रहा है तो उसे अपना प्रतिबिंब जो है वो टू भी चाल से अपनी ओर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट में चाल जुड़ता है ना। तो भी चाल से आप चल रहे हैं तो दर्पण में भी वस्तु भी चाल से आएगा, लेकिन अपोजिट में दोनों का चाल जुड़ेगा तो स्पीड आपको डबल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो जो परावर्तित किरणें होगी वो 2 थीटा से घूम जाएगी। समतल दर्पण में, इसको आप याद रखेंगे, यहाँ से सवाल कई बार पूछा गया है। समतल दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। यानी समतल दर्पण जो है, कितना बड़ा समतल दर्पण लाना चाहिए कि उसमें आपका पूरा फोटो दिख जाए। तो उसके लिए आपकी लंबाई का कम से कम आधी लंबाई की आपको दर्पण लाना पड़ेगा। यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुका हुआ है तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या की जो गणना है वो आप इन फॉर्मूलों से कर सकते हैं। कह रहा है कि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए हैं तो उनके बीच जो रखी वस्तु होगा उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा, ये आप इन फार्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। पहला है, यदि 360 बट्टा थीटा एक सम संख्या आ जाए। यदि 360 बट्टे थीटा करेंगे, आप थीटा माने कितने एंगल पे झुका हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई दो दर्पण है समतल, वो 60 डिग्री पे झुका हुआ है तो 360 बट्टे करेंगे 60। 360 बट्टे 60 करने पर आएगा 6, तो 6 आ गया सम संख्या। तो इस स्थिति में अगर वस्तु का प्रतिबिंब निकालना है तो उसमें से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा आपको 5। यानी मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रतिबिंब की संख्या विषम होगी। ठीक है, मोटे तौर पे अगर आपको याद रखना है तो प्रतिबिंबों की संख्या विषम होगी। तो 360 बट्टे थीटा करने पर अगर सम संख्या आ जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति के लिए क्या करेंगे, क्या लिखा है, प्रतिबिंब की संख्या वस्तु की सभी स्थिति के लिए -1 करना पड़ेगा। जैसे मान लो 90 डिग्री पर झुका हुआ है तो 360 बटा 90 करने पर 4 आएगा, तो प्रतिबिंब की संख्या होगा 4 घटे 1, क्योंकि 4 तो सम संख्या हो गया, तो 4 घटे 1 हो जाएगा आपको विषम संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या। तो पहला तो बोला कि 360 बट्टा थीटा करने पर अगर काट खुट के सम आ जाए तो प्रतिबिंब के लिए 1 घटा दो। लेकिन अगर 360 बट्टा थीटा करने पर विषम आए, अगर 360 बट्टा थीटा करने पर विषम आ जाए तो क्या, तो प्रतिबिंबों की संख्या जो है वही विषम वाला आपका आंसर हो जाएगा। 360 बट्टे थीटा ही आपका आंसर हो जाएगा। यदि वस्तु दोनों दर्पण के बीच के समद्विभाजक पर नहीं है तब, यानी जैसे मान लो कि दो दर्पण जो है 40 डिग्री पे झुके हुए हैं तो दोनों दर्पणों के बीच जो एंगल बनेगा वो 4 नमा काट खुट के 9 आया तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा 9। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर 360 बट्टा थीटा एक विषम संख्या हो लेकिन वो जो वस्तु रखा हुआ है वो ये 40 डिग्री कोण पे झुका है तो वस्तु रखा है 20 डिग्री पे, उस केस में मामला थोड़ा सा बदल जाएगा। देखिए कैसे होगा।
यदि 360 बटा थीटा एक विषम संख्या हो तथा वस्तु दोनों दर्पण के बीच के कोण के समद्विभाजक पर रखा हुआ हो तो उस स्थिति में जो है 360 बटे थीटा घटे 1 करना पड़ेगा। जैसे 40 डिग्री के कोण पर झुके, देखिए कैसे सवाल पूछ रहा है, 40 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पण के बीच 20 डिग्री पर कोई वस्तु रखा हुआ है, यानी इस बार वस्तु भी किसी एंगल पे रखा हुआ है। कितना एंगल पे? 40 पे शीशा झुका हुआ है और जो वस्तु रखा है उसका आधा 20 पे रखा हुआ है। तो इस स्थिति में 360 बटे थीटा -1 कर देंगे। अब बोला यदि 360 बटा थीटा करे तो वो कटे ही नहीं, बट्टा में आ जाए, भिन्न में आ जाए। तो जो पूर्णांक वाला होगा ना संख्या, जैसे आपने काटा 360 बटा थीटा करके और वो काट के आ रहा है 4.2/3, तो आपको प्रतिबिंबों की संख्या लेना है पूर्णांक में, 4 आंसर होगा। आगे देखिए, गोलीय दर्पण से परावर्तन। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। पहले पढ़ते हैं अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। बड़ी फोकस दूरी वाला जो अवतल दर्पण होता है उसका प्रयोग दाढ़ी बनाने में होता है। आँख, कान, नाक और दांत के जो डॉक्टर होते हैं इनके द्वारा भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। गाड़ी का हेडलाइट और सर्च लाइट जो होता है उसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। जो सोलर कुकर होता है ना उसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सोलर कुकर में होता है, गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में होता है, डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक और दांत के जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। जिम वगैरह में अवतल दर्पण ही लगे होते हैं। जो चीज़ों को थोड़ा बड़ा करके दिखाता है उन सभी में जो है अवतल दर्पण लगे होते हैं। इस डिब्बा को आप ज़रूर याद रखें, किसी को जल्दी समझ में नहीं आता ये। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति, ये बिल्कुल आसान है, ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना भी नहीं है। देखिए इसमें 6 कंडीशन बनेंगे, 6 को आप एक साथ देखिए। पहली बात तो देखिए कि अगर वस्तु को अनंत पे रखा जाए, वस्तु को अनंत पे रखा जाए तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। अगर वस्तु को अनंत पे रखा जाए तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। अब देखिए वस्तु कहाँ से आ रहा है? अनंत से प्रकाश आ रहा है, अनंत से आ रहा है प्रकाश किधर की तरफ? देखिए अनंत से प्रकाश, देखिए वस्तु को आपने रखा है अनंत पे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। अब चूंकि प्रकाश अनंत से आ रहा है तो आते आते उसका पावर ख़त्म हो जाएगा, तो प्रतिबिंब का आकार बहुत ही छोटा होगा। क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा, मात्र बिंदु रूप में। अब दूसरा आपको याद रखना है कि अगर, पहला तो आपने पढ़ा कि अगर वस्तु अनंत पे रखा हो तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, लेकिन अगर वस्तु फोकस पे ही रखा हो तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। अगर वस्तु फोकस पे रखा हुआ हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। कैसे बनेगा बहुत बड़ा? ऐसे समझिए, फोकस से आपको भेजना हो अनंत पे, आप एक टॉर्च लीजिए और अपने हाथ पे टॉर्च को बारिए और जिस हाथ पे लाइट पड़ रहा है उस हाथ को थोड़ा दूर कीजिए। तो दूर कीजिएगा तो आप क्या देख रहे हैं कि टॉर्च का जो गोला वाला सर्कल था वो बड़ा होते जा रहा है। तो दूर जाते जाते और काफ़ी दूर जाएगा तो प्रकाश और फैलेगा। दूर जाने पर प्रकाश फैलती है, तो दूर जाने पर काफ़ी दूर जाएगा, अनंत पर तो बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा तो ये बहुत बड़ा इमेज बनेगा। तो 2 बात आपको समझ में आ गया। अनंत पे रखेंगे तो बनेगा फोकस पे, बहुत ही छोटा बनेगा, बिंदु मात्र। और अगर फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे, बहुत बड़ा बनेगा। अब तीसरा है, अगर इसको केंद्र पे ही रखा जाए, वक्रता केंद्र पे ही रखा जाए तो इसका जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ये वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और दोनों सेम ही होंगे। दोनों क्या होंगे? सेम ही होंगे, समान आकार के होंगे और सब में उल्टा और वास्तविक होगा। सभी में इमेज कैसा बनेगा? उसकी जो प्रकृति होगी वो उल्टा और वास्तविक होगा। अब देखिए ध्यान से समझिए क्या है। अब 2 और 4 को समझिए। अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाए, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाए वस्तु को, तो वक्रता केंद्र से आगे बनेगा तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा।
अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, देखिए अनंत पे था तो फोकस से बनता था और वक्रता वाला वक्रता पे ही बनता था। तो यहाँ पे क्या है, वक्रता केंद्र अनंत है तो वक्रता का तो हो जाएगा वक्रता और अनंत का हो जाएगा फोकस। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा हुआ है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। अब देखिए अनंत से आ रहा है तो छोटा तो होगा, लेकिन ये बहुत छोटा नहीं होगा क्योंकि बीच में रखा हुआ है कहीं पर। अब देखिए दूसरा, देखिए चौथा नंबर में फोकस और वक्रता केंद्र पे रखा हुआ है। अभी आपको कहा गया था 3 नंबर में कि वक्रता पे हो तो वक्रता पे ही बनता है, अब फोकस वाला कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। तो यहाँ पे बोला है फोकस और वक्रता के बीच में है तो यहाँ बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना हुआ है तो इसका इमेज बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस क्या कहते हैं, अनंत के बीच में बनेगा। उम्मीद करते हैं ये पांचों समझ में आ गया होगा। दोबारा हम समझाते हैं। दोबारा ध्यान देना है ये कि अगर इमेज रखा हो अनंत पे तो अनंत वाला बनता है फोकस पे, ठीक है। अगर फोकस पे रखा हुआ हो तो बनेगा अनंत पे। ये 2 बात क्लियर हो गया। वक्रता वाला वक्रता पे ही बनता है। 3 समझ में आ गया। अनंत पे रखा हो तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। फोकस पे रखा हो तो कहाँ बनेगा, अनंत पे रखा है मतलब अनंत पे बनेगा। वक्रता पे रखा हुआ है तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए अब 2 नंबर में कह रहा है कि वक्रता केंद्र और अनंत पे रखा हो तो कहाँ बनेगा, तो वक्रता वाला तो वक्रता पे ही बनता है, ठीक है, और अनंत वाला फोकस पे बनता है। तो यहाँ पे वक्रता और अनंत है तो यहाँ हो जाएगा वक्रता और फोकस हो जाएगा। तो वक्रता और अनंत वाला मामला हो जाएगा वक्रता और फोकस पे। और चौथा बोला फोकस और वक्रता के बीच में रखा हो तो कहाँ बनेगा, तो वक्रता वाला तो वक्रता पे ही बनता है और फोकस वाला अनंत पे बनता है। तो यहाँ फोकस और वक्रता है तो यहाँ हो जाएगा वक्रता और अनंत हो जाएगा। तो चौथे नंबर में वक्रता और अनंत के बीच बनेगा। वक्रता और अनंत, अनंत में फोटो बनेगा तो बड़ा बनेगा और सीधा बोलेगा खाली अनंत तो बहुत बड़ा बनेगा। फोकस पे बन रहा है तो बहुत छोटा बनेगा, फोकस और वक्रता में बनेगा तो छोटा बनेगा। सिंपल है। इसका छठा, और सभी में उल्टा और वास्तविक बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा, उल्टा और वास्तविक। एक छठा है जो थोड़ा अलग है, अगर वो फोकस और ध्रुव के बीच में रखा हुआ हो, अगर फोकस और ध्रुव के बीच में रखा हुआ हो तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा और ये सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा, ठीक है, सीधा और आभासी। कुछ लोग को इसमें वक्रता, फोकस और ये अनंत ये सभी समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि ये कुछ ऐसे बना हुआ है, ये मान लो कोई दर्पण बना हुआ है ऐसे करके और यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, ये लाइन खींचा हुआ है। तो ये जो गोला कहीं पे होगा, ये गोल कहीं पे होगा कि नहीं, तो ये मान लो पूरा मैंने के सेंटर लिया, ये तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा। तो जहाँ ये केंद्र होगा वही इसका क्या होगा, सेंटर मानेंगे सी। और ये जहाँ ये दर्पण को काट रहा है इसको बोलते हैं पी, प्रिंसिपल, और दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं एफ। समझ में आ गया, फोकस बोलते हैं। तो वक्रता केंद्र समझ में आ गया। वक्रता केंद्र ये रहा और फोकस ये रहा, ये ध्रुव रहा, पोल ये रहा। तो वही कह रहा है, इसको हम दोबारा एक बार समझाते हैं फिर से ताकि आपको क्लियर हो जाए पूरा कहाँ कहाँ इमेज रहेगा और क्या क्या बनेगा। ये हो गया, ये ऐसे रखा हुआ है, मान लीजिए जैसे भी देते हैं ऐसे रखा हुआ। अब इसमें मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सी है, यहाँ पे क्या है, एफ है। तो पहला समझिए क्या है, पहला स्थिति में अगर इमेज रखा हो वक्रता केंद्र पे तो इसका प्रतिबिंब भी बनेगा वक्रता केंद्र पे। समझ में आ गया। अगर वस्तु रखा हुआ हो अनंत पे, अगर वस्तु रखा हुआ अनंत पे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। अगर वस्तु रखा हुआ है फोकस पे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए, अगर वस्तु ये अनंत है मान लो और ये है वक्रता केंद्र, तो अगर वस्तु इस बीच में रखा हुआ हो
तो वस्तु का प्रतिबिंब इस बीच में बनेगा। समझ आ रहा है बात? अगर वस्तु इस बीच में रखा हुआ हो तो प्रतिबिंब इस बीच में बनेगा। और छठा बोला कि ये रहा फोकस और ये बिंदु को बोलते हैं ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। तो अगर ये यहाँ रखा हो इस बीच में तो फिर ये बाहर जाके कहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इस बॉक्स को दोबारा देख लेंगे आप। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब समझते हैं। अवतल दर्पण पूरा क्लियर हो गया होगा। अब है उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनेगा। अब दर्पण के पीछे बनेगा तो सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा, उसके ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? गाड़ी जो लोग चलाते हैं ना, गाड़ी जो चालक होता है ड्राइवर, उसके सीट के पास जो पीछे के दृश्य को देखने के लिए, यानी साइड मिरर के रूप में, आप ऐसे याद रख लो कि उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं और सोडियम परावर्तक लैंप में करते हैं। वहाँ था सोलर कुकर में उत्तल दर्पण, लेकिन यहाँ पे सोडियम परावर्तक लैंप में, सॉरी, वहाँ था अवतल दर्पण, यह सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं, साइड मिरर में और सोडियम परावर्तक लैंप में। अब पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले जो तल पर अभिलंबवत आपतित होने पर बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, परंतु तिरछी आपतित होने पर वे मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सवाल में ये कह रहा है, जैसे मान लीजिए एक लाइन है ऐसे करके, ठीक है, ये एक लाइन है, ठीक है, मान लीजिए ये लाइन है। अब हम ऐसा मान लिए कि ऊपर में एक मीडियम है और नीचे में दूसरा माध्यम है। मान लो ऊपर में क्या है? हवा है और नीचे में क्या है? जल है। दो माध्यम है और इस बीच में मैंने कहीं मान लिया एक अभिलंब है। बीच में क्या मान लिया मैंने? एक अभिलंब है। अब ये कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अगर वो प्रकाश इस जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है ना, ये इसको क्या है? ये नॉर्मल है। तो ये प्रकाश अगर इसी नॉर्मल के समानांतर आए, इसी नॉर्मल के समानांतर आए, तब तो ये कहीं पे नहीं मुड़ेगी, सीधे सीधे ई पार से ऊपर आ जाएगी। लेकिन अगर वो या तो ऐसे आए या ऐसे आए या ऐसे आए, कैसे भी आए, ऐसे आएगा तो इधर उधर कहीं मुड़ जाएगा। अब वो कैसे मुड़ेगा ये हम आपको समझाते हैं। देखिए, एक तो आपने समझा कि एक माध्यम से हवा और जल, हवा और जल का मतलब हुआ कि ये माध्यम क्या है? सघन है। ये माध्यम क्या है? सॉरी, ये सघन है, हवा तो विरल है ना, हवा क्या है? विरल है। ये माध्यम क्या है? विरल। और ये माध्यम क्या है? सघन। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो वो अभिलंब, ये इस लाइन को बोलते हैं एन वाले को अभिलंब। ये लाइन क्या है? ये लाइन अभिलंब है। क्या बोलते हैं इसको? अभिलंब। तो अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि वो सघन से विरल में आ रहा है कि विरल से सघन में आ रहा है। अभी फ़िलहाल विरल से क्या आ रहा है? सघन माध्यम में आ रहा है। तो अगर प्रकाश विरल से सघन माध्यम में आ रहा है तब क्या होगा? वो तब वो अभिलंब की ओर, जैसे मान लो ये लाइट ऐसे आ रहा है, मान लो ऐसे आ रहा है, तो इसको नॉर्मली ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे न जाके यहाँ से क्या होगा? ये मुड़ के ऐसे आ जाएगा। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो प्रकाश किधर मुड़ेगा? अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? जब प्रकाश सघन, मतलब जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है
विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है तो वो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे माध्यम बिल्कुल पतला था, विरल था, काफ़ी तेज़ी में चल रहा था। जैसे ही सघन माध्यम में आया तो इसका स्पीड कम हो गया है। स्पीड कम हुआ तो बेचारा मुरझा गया, नीचे की तरफ मुड़ गया। इसी का उल्टा देखिए, जैसे मान लीजिए ये दो माध्यम है, ठीक है, और ये इसका नॉर्मल है। क्या है? ये नॉर्मल है। अब इसी को मान लेते हैं हम सघन और इसको मान लेते हैं विरल, ठीक है। तो इस केस में अब क्या होगा समझिए। अब अगर प्रकाश ऐसे आ रहा है तो इसको नॉर्मली ऐसे जाना चाहिए था, क्योंकि सघन से जा रहा है विरल में, लेकिन अब ये ऐसे न जाके ये यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। क्यों मुड़ा ऐसे? क्योंकि सघन स्पीड कम था, लोग इसको जकड़े हुआ था, पकड़े हुआ। जैसे आगे बढ़ा कि यहाँ रास्ता बिल्कुल खाली हो गया तो तेज़ी से भगाने लगा, तो तेज़ी से भगाए तो आगे की ओर भाग गया वो। उम्मीद करते हैं सघन विरल आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, इसको दोबारा पढ़ देते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर जो अभिलंब खींचा जाता है उसी के अगर समानांतर पड़ेगी तो वो बिना मुड़े आगे चले जाएगी, परंतु तिरछी पड़ने पर वे अपनी मूल दिशा से भटक जाती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, जैसे हवा से पानी में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या करेगी? वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और जब सघन से जाएगी विरल माध्यम की ओर तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। लेकिन जो किरणें अभिलंब के समानांतर जाएगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अपवर्तन के भी दो नियम है। पहला तो है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा जो अपवर्तित किरण है या परावर्तित किरणें हैं वो तीनों एक ही समतल में होने चाहिए। दूसरा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए जो आपतन कोण का साइन है और अपवर्तन कोण का जो साइन है वो दोनों का अनुपात एक कांस्टेंट होता है, यानी साइन आई बट्टे साइन आर बराबर म्यू होता है। यहाँ पे म्यू एक नियतांक है। नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। इस नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी साइन आई बट्टे साइन आर बराबर जो म्यू होता है इसको हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए अलग अलग होता है। किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए अलग अलग होता है। तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक कम हो जाएगा। अतः लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, और बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, क्योंकि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ताप बढ़ने पर भी आमतौर पर अपवर्तनांक घटता है, लेकिन ये परिवर्तन बहुत ही कम होता है। ताप बढ़ने पर भी अपवर्तनांक घटता है, लेकिन ये परिवर्तन बहुत ही कम होता है। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। किसी माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। अब है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? तो निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब है प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं। इनको आप याद रखो, काम आपका इसी से हो जाएगा। कहता है, ये तो आपको दिख भी नहीं रहा होगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं। पहला, द्रव में थोड़ा सा डूबा हुआ या पूरा डूबा हुआ छड़ी आपको टेढ़ी मेढ़ी दिखाई पड़ती है। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं अपवर्तन के कारण। सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूरज दिखाई पड़ता रहता है अपवर्तन के कारण। पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है अपवर्तन के कारण। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई पड़ती है अपवर्तन के कारण। आप बस इतना याद रखो, जो भी भ्रम है,
जो भी आपको क्या लग रहा है, भ्रम लग रहा हो, वो सब किसका उदाहरण है, अपवर्तन का। ऐसे समझिए कि द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। सर तो जो छड़ जो है स्टिक वो तो सीधी है, आपको लग रही ना टेढ़ी, इसका मतलब ये आपका भ्रम है, टेढ़ी है तो नहीं, तो अपवर्तन। तारे टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमा तो नहीं रहे, हमको लग रहा है, अपवर्तन। सूर्योदय के पहले और बाद में भी सूरज दिखाई पड़ता है, ये आपको लग रहा है, वो तो डूबा तो हो जाएगा अपवर्तन। पानी की तली में सिक्का जो पड़ा है वो ऊपर दिख रहा है, हमको लग रहा है तो नहीं, है तो तली में ही, तो ये सब हो जाएगा अपवर्तन। जितना भी भ्रम है सारे अपवर्तन है। अब है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। क्रांतिक कोण कहता है सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है, यानी जो आपतित किरण है सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, आपतन माने उसके बाद जो होगा परावर्तन वही है अपवर्तन, उसका कोण 90 डिग्री होता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर दिया जाए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बल्कि पूरा का पूरा प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आएगा। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल भी नहीं होता है, संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाता है। किसी भी पृष्ठ के जिस भाग से ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो भाग चमकने लगता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 शर्तों का पूरा होना जरूरी है। पहला तो प्रकाश की जो किरणें हैं उनको सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होगा। पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए ये जरूरी है कि प्रकाश सघन माध्यम से कहाँ जाए, विरल माध्यम की ओर जाए। और दूसरा जो है वो आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। दूसरा है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जो आपके काम की है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या क्या है। पहला तो हीरे का चमकना है। पहला क्या है, हीरे का चमकना है। दूसरा रेगिस्तान में मरीचिका का बनना है। जल में पड़ी प्रखनली का चमकना है। कांच में आई दरार का चमकना है। जहाँ जहाँ चमकना है ना वो सब हो जाएगा आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब है ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग करके प्रकाश को एक टेढ़ी मेढ़ी मार्ग में भी चलाया जा सकता है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। पहला सवाल तो यही है, जो ऑप्टिकल फाइबर है ना ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम करता है, जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना क्षय किए एक स्थान से आप दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं, चाहे मार्ग कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना हो। ऑप्टिकल फाइबर अभी बहुत काम, जो भी अभी 4G 5G चला रहे हैं सब ऑप्टिकल फाइबर पे बना हुआ है। अब है प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग। पहला, प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में, प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का ही प्रयोग करते हैं। विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करने में तथा अभिग्रहण करने में, मनुष्य के शरीर की जो आंतरिक भाग है उसका परीक्षण करने में भी हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। शरीर के अंदर जो लेज़र किरणें हैं उसको भेजने में भी हम लोग क्या करते हैं, प्रकाशिक तंतु का ही या ऑप्टिकल फाइबर का ही प्रयोग करते हैं। अब है लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समझते हैं। लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन सामान्यतः 2 गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को ही लेंस कहते हैं। सामान्यतः 2 गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस को बोलते हैं कॉनकेव लेंस। हिंदी में भी बड़ा और उसका इंग्लिश भी बड़ा। उत्तल लेंस छोटा, इंग्लिश भी छोटा, कॉन्वेक्स, अवतल कॉनकेव, लंबा चौड़ा नाम। आगे चलते हैं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषिक शब्द हैं। यहाँ पे देखिए, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी जो है
जो जिसको आपने कहा था वक्रता केंद्र, तो इसमें लेंस दोनों तरफ से होते हैं। तो इसमें C1 इधर है, F1 इधर है, ये O है, फिर F2 C2 उधर दिया हुआ है। यहाँ पे अवतल में देख लो आप, ये भी C है, ये F2 है, F1, और F माने फोकस हुआ, C माने हुआ आपको वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे O क्या है, प्रकाशिक केंद्र है O, और C1 C2 क्या है, लेंस का मुख्य अक्ष है। F क्या है, प्रथम फोकस, F2 दूसरा फोकस है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको याद रख लेना है कि लेंस द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब क्या है। अगर देखिए अनंत पे रखा हो, है तो सेम वही, आपने पीछे क्या पढ़ा था कि अगर अनंत पे हो तो फोकस पे बनेगा, तो ये अनंत पे रखा हो तो उस साइड बनता है इमेज, क्योंकि लाइट यहाँ से कट के शायद लाइट उधर जाके कहीं मिलेगी, लाइट ऐसे आएगी ना तो ऐसे जाके मिलेगी, ऐसे करके जाके ऐसे करके जाके मिलेगी, तो आगे वाले पे जाके मिलेगी। तो याद वही रखना है कि अगर अनंत पे रखा है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, लेकिन फोकस किधर, F2 पे बनेगा, आगे वाले पे। अब C1 से परे, C1 से उधर रखा हुआ है, C1 यानी वक्रता केंद्र से उधर रखा हुआ है, यानी क्या, अनंत और वक्रता के बीच में, तो कहाँ बनेगा, F2 और वक्रता के बीच बनेगा। तो कहाँ बनेगा वो, देखिए F2 और C2 के बीच में बनेगा, सिंपल है। C1 पे रखा हुआ है तो C2 पे बनेगा। C1 क्या है, देखिए वक्रता केंद्र पे रखा है ना, तो C1 का मतलब हुआ वक्रता केंद्र। आपने क्या पढ़ा था, C1 वाला C1 मतलब C वाला C पे ही बनता है, वक्रता केंद्र वाला वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो यहाँ C का उधर C2 है ना, वहाँ पे दो वक्रता केंद्र है, तो C1 वाला C2 पे बनेगा। C1 और F1 के बीच में रखा हुआ है, यहाँ देखिए C1 और F1 के बीच में रखा हुआ है, यानी देखिए ऐसे समझिए कि C वाला तो C पे बनेगा, चलो भाई ठीक है, तो उधर C2 चला जाएगा। लेकिन F1 जो है, F फोकस वाला तो बनता है अनंत पे, फोकस कहाँ बनता है, अनंत पे बनेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, C2 से परे बनेगा, C2 यानी FC1 का हुआ C2, तो C2 और जो अनंत होगा उसके बीच में बनेगा। F1 फोकस वाला बनेगा अनंत पे, तो यहाँ हो जाएगा अनंत पे। ऐसे करके इसको आप सही से एक बार एडजस्ट कर लेना। जो पहला मैंने बताया था आपको अवतल दर्पण में, उसी को ये सीक्वेंस बना के यहाँ पे बनाया हुआ है। बाकी वस्तु देखिए, जो पहला वाला था वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा। खाली ये जो लिखा हुआ है छठा नंबर पे, वो आभासी बनेगा, सीधा और आवर्धित बनेगा। ये O एवं F1 के बीच में रखा हुआ है, तो लेंस के उसी ओर बनेगा जिस ओर वस्तु रखा हुआ है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब F2 एवं प्रकाशिक केंद्र O के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी एवं वस्तु से छोटा बनता है, चाहे वस्तु कहीं भी रख दिया जाए। अवतल लेंस जो है उसमें प्रतिबिंब F2 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब सीधी तथा आभासी एवं वस्तु से छोटा बनता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखा जाए। अब है लेंस की क्षमता। आगे क्या है, लेंस की क्षमता। लेंस की फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल उल्टा, उसी को लेंस की क्षमता बोलते हैं। कह रहा है कि लेंस की क्षमता क्या है, पावर ऑफ लेंस। तो लेंस की जो फोकस दूरी होती है, अब ये फोकस आपको हम बता दें, फोकस दूरी किसको बोलते हैं। लेंस की फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है ना, रेसिप्रोकल, उसी को लेंस की क्षमता बोलते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में है तो उसकी क्षमता जो p होगा, पावर होगा, वो 1/f होगा। अब 1/f में ध्यान रखना है कि f को रखना है मीटर में, और 1/f क्षमता को हम लोग किस में नापते हैं, डायोप्टर में। तो क्षमता बराबर या p बराबर हो जाएगा 1/f डायोप्टर होता है। यहाँ पे जो डायोप्टर है वो ऐसा मात्रा का किसका, लेंस की क्षमता का, जिसको हम लोग d के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, सूचित करते हैं। उत्तर लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, इसको आप याद रखना। उत्तर देने पे आपको धन मिलेगा ना, तो उत्तर लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। किसी भी सवाल का आप एग्जाम में उत्तर देते हो तो आपको पॉजिटिव मार्क मिलता है ना, कि नेगेटिव मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। तो उत्तर लेंस हो जाएगा धनात्मक में और अवतल लेंस हो जाएगा नेगेटिव में, माइनस में। उत्तर देंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, धनात्मक हो जाएगा। यदि दो लेंसों को परस्पर सटा कर रख दिया जाए तो उसकी क्षमताएं जुड़ जाती है तथा संयुक्त लेंस की क्षमता दोनों लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होती है। दोस्तों, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप इस वीडियो का एंजॉय कीजिए, इस वीडियो को देखिए अच्छे से, और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। हम इससे आगे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में।